Hello everyone. Welcome to your easy guide to mastering English for SSC examination. और हमारा आज का टॉपिक है verbs. तो आज देखते हैं आखिर ये verbs क्या चीज है. ठीक. तो सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो verb is a word that tells us what a person, animal or a thing does, is or feels. अगर इजी भाषा में बोलूं तो वर्ब बेसिकली आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये दर्शाने वाले शब्द वर्ब्स कहलाते हैं. हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया, मतलब काम काम करने वाले शब्द. सो बेसिकली वर्ब क्या बताते हैं? एक्शन, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है. शी इज ईटिंग, शी इज डांसिंग, शी इज रनिंग. तो ईटिंग, डांसिंग, रनिंग, ये एक्शंस हो रहे हैं. ये एक्शन बताने वाले वर्ड्स आपके हो गए ईटिंग, रनिंग, डांसिंग, वर्ब. ठीक है. किसी चीज का स्टेट, यानी कि ही वाज पनिश्ड, उसका स्टेट दर्शा रहा है कि ये ऐसा स्टेट में है, वो पनिश्ड स्टेट में है. तो किसी चीज का स्टेट बताने वाले शब्द भी हो गए आपके वर्ब्स. किसी चीज की कंडीशन, कैसा, हाउ समथिंग इज और हाउ इज समवन. जैसे कि शी इज अ प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पे जो इसका कंडीशन उसकी प्रिटीनेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि शी इज अ प्रिटी गर्ल. या फिर माय ब्रदर इज अ केमिस्ट, तो उसकी जो ये कंडीशन या वो कौन है, क्या है, इस चीज को दर्शाने वाले शब्द भी वर्ब्स हो गए. अभी हम इसकी यूसेज को और डिटेल में देखेंगे तो आप और बेहतर समझ पाएंगे. तो बेसिकली एट दिस पॉइंट हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई फीलिंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है, किसी बीइंग, डूइंग या एग्जिस्टिंग स्टेट को भी खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये सब वर्ड्स जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब जो वर्ड ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर रहा है, वो वर्ब है. ठीक. और देखते हैं क्लासेस ऑफ वर्ब. तो क्लासेस शब्द से मत डरिएगा क्योंकि वर्ब की कई कैटेगरीज होती हैं, तो मैंने कैटेगरीज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, क्लासेस ऑफ वर्ब बोल के और टाइप्स ऑफ वर्ब बोल के. आपको उसके क्लासेस टाइप्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बस हर एक टाइप पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है. ठीक है. तो बस क्योंकि कैट एक तरीके की चीजें हैं, एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, तो मैंने उनको एक तरफ कर दिया है क्लासेस ऑफ वर्ब करके, और एक तरह की चीजें फाइनाइट, इनफाइनाइट, तो उनको मैंने एक तरह के वर्ब्स की कैटेगरी में कर दिया है. सो बेसिकली वर्ब तीन क्लासेस में बटा है. ठीक. एक्शन या रेगुलर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब. तो देखते हैं ये क्या है. तो सबसे पहले ऑर्डिनरी या मेन एक्शन वर्ब्स. तो ये तो सबसे सिंपल, जिसमें एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपके ऑर्डिनरी वर्ब या एक्शन वर्ब होते हैं. सो दीज वर्ड्स शो द मेन एक्शन और स्टेट इन द सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क, टू प्ले, टू राइट, टू ईट, टू सिंग. तो बेसिकली खाना, काम करना, लिखना, सिंगिंग करना, ये सारे जो मेन एक्शंस हो रहे हैं, गाना गाना, लिखना, खाना, ये सब एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं ना. तो बेसिकली ये एक्शन डिस्क्राइब करने वाले शब्द सबसे सिंपल ये हो गए आपके ऑर्डिनरी या एक्शन वर्ब. ठीक. शी रन्स फास्ट, तो वर्ड रनिंग जो है ये आपका वर्ब है क्योंकि ये रनिंग, दौड़ने का एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. दे प्लेड फुटबॉल, यानी कि प्लेड जो है वो आपका एक्शन वर्ब है क्योंकि वो खेलने के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. आई स्लीप एट 10 p.m. आई डोंट, आई विश आई डिड, बट एनीवे यहाँ पे स्लीप जो है, ऐसा तो आप बोलेंगे कि मैम स्लीप तो सो गए ना, उसमें कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है. अरे सोने का एक्शन कर रहे हो ना यार. तो ये हो गया आई स्लीप एट 10 p.m. तो स्लीप जो है वो सोने का एक्शन जो है, वो स्लीप वर्ड आपका मेन वर्ब हो गया कि इसमें तो एक्शन होता दिख रहा है. तो बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान तरीके से कैन आइडेंटिफाइंगे. सो इफ इट इज डूइंग ऑल द वर्क इटसेल्फ, इट्स एन ऑर्डिनरी या मेन वर्ब. यानी कि वो खुद ही सारे एक्शंस डिस्क्राइब कर दे रहा है, वो एक वर्ड से ही आपको समझ में आ जा रहा है क्या एक्शन हो रहा है. ठीक. तो आपका ऑर्डिनरी या मेन एक्शन वर्ब हो गया. अब दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी शब्द का ही मतलब एक तरीके से होता है हेल्पर, असिस्टेंट टाइप का. ठीक है. तो अब ये है बेसिकली असिस्टेंट आपके मेन वर्ब के. ठीक. सो दे हेल्प द मेन वर्ब, दे शो द टेंस, वॉइस और पॉसिबिलिटी. तो अब हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें और बेहतर समझ में आएगा. तो जैसे शी इज ईटिंग, तो यहाँ पे जो इज ईटिंग है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. यहाँ पे बेसिकली इज है जो कि ईटिंग शब्द की मदद कर रहा है. तो ईटिंग समझ लीजिए आपका मेन ऑफिसर है और इज उसका पीए या असिस्टेंट है. तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, बेसिकली पीए है मेन वर्ब के, असिस्टेंट है उसके. ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो फिनिश्ड आपका मेन वर्ब है और हैज उसका पीए यानी ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक. पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट, आई होप यू ऑल नो. दे विल गो टुमारो, तो अभी गो तो आपका मेन अधिकारी हो गया और विल हो गया उसका पर्सनल असिस्टेंट यानी उसका ऑक्सिलरी वर्ब. तो ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा अपने अधिकारी के साथ ही रहता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, वो हमेशा
मेन वर्ब के साथ ही यूज कर होते हैं, क्योंकि उनका जो काम है, उनका एग्जिस्टेंस का पूरा रोल ही यही है कि भाई वो टेंस बताएंगे, मेन वर्ब का वॉइस बताएंगे, पॉसिबिलिटी बताएंगे। तो अधिकारी ऐसे अकेले थोड़े घूमता है, उसको बताते हैं ना पीए सर अभी ये आए हैं मीटिंग के लिए, ये होना है वो होना है। तो ये याद रखिए, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। तो शी इज ईटिंग, तो अब यहाँ पे शी इज जो है वो बेसिकली ये बता रहा है, इस शब्द ईटिंग का जो कंसेप्ट, ईटिंग का जो एक्शन है वो अभी हो रहा है, ये हमें इस शब्द से पता चल रहा है। तो इसीलिए इज ईटिंग एक ऑक्सिलरी, इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ ईटिंग। सो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो हैज जो है ना, फिनिश्ड का बता रहा है कि फिनिश हो चुका है, इसलिए ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पे हैज बता रहा है कि इट हैज ऑलरेडी डन। दे विल गो टुमारो, तो हमें पता चल रहा है गोइंग का जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। तो समझ में आ गया ना कि बेसिकली टेंस, वॉइस, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीजें हमें ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलती हैं। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did, can, may, must, should, ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब समझ लिया है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब होते हैं वेरी सिमिलर टू द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, बट ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, अनलाइक ऑक्सिलरी वर्ब। ये किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और ये मेन वर्ब के साथ यूज नहीं होते हैं, ये एक कनेक्टर के तौर पे यूज होते हैं बेसिकली। सो दीज वर्ब लिंक द सब्जेक्ट टू एन एडजेक्टिव और नाउन। तो जो आपका सब्जेक्ट यानी जो मुद्दा है, उसको किसी एडजेक्टिव या नाउन से लिंक करने का काम ये लिंकिंग वर्ब करते हैं, इसलिए इनका नाम ही लिंकिंग वर्ब है। सो शी इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे इज अकेले अपना इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, और इज बता रहा है शी और डॉक्टर के बीच का कनेक्शन, कि शी को अगर लिंक करना है डॉक्टर से तो इज द लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे आप देखिए ना, अनलाइक द ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे इज अकेले खड़ा है, तो और इज लिंक कर रहा है कि डॉक्टर है शी। ठीक। दे आर हैप्पी, तो डॉक्टर आपका बेसिकली नाउन है, शी आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और नाउन को लिंक कर रहा है इज, विच इज अ लिंकिंग वर्ड। दे आर हैप्पी, तो हैप्पी हो गया आपका एडजेक्टिव, दे आपका मुद्दा, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आपके सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को लिंक कर रहा है कौन सा वर्ड, आर। तो ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब आर। ही फील्स टायर्ड, तो हमें पता चल रहा है कि वो कैसा फील कर रहा है। ठीक है। तो टायर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, ही फील्स टायर्ड, तो ही और टायर्ड, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही और टायर्ड को जोड़ने वाला वर्ब हो गया फील्स। सो वो हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। इसी तरीके से द सूप स्मेल्स गुड, तो यहाँ पे भी स्मेल बेसिकली आपके सूप जो कि सब्जेक्ट है और गुड जो कि एडजेक्टिव है, इन दोनों को लिंक कर रहा है, तो वो हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके जो लिंकिंग वर्ब है ना, ये इंडिपेंडेंटली खड़े हैं, इज, आर, फील्स, स्मेल्स, ये सब लिंकिंग वर्ड है इंडिपेंडेंटली। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा किसी मेन वर्ब के साथ ही जुड़ा होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो लिंकिंग हो जाएगा, अगर वो अकेले खड़ा है। ठीक। लिंकिंग वर्ब अकेले खड़ा है, ठीक, एक्टिविस्ट टाइप का है। ऑक्सिलरी वर्ब आपका पीए है टू द मेन वर्ब। ठीक। अभी आई होप कोई कंफ्यूजन ना रह गई हो। नाउ दैट यू कैन इमेजिन देम लाइक टू पर्सन्स, लाइक अ पीए पर्सनल असिस्टेंट, या फिर आपका एक्टिविस्ट जो अकेले खड़ा है कि भाई हम अकेले ही सब एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक। अभी तो ये हो गए तीन मोटे मोटे कैटेगरीज ऑफ वर्ब। अब हम देखते हैं वर्ब के अंदर घुसने के बाद दो और कैटेगरी, और इसके अंदर घुसने के बाद और भी कैटेगरीज होंगी। तक कितना अंदर घुस के कहाँ किस मोड़ पे कौन सी कैटेगरी आ रही, इससे परेशान नहीं होना है। बस हर कैटेगरी को समझना है कि अच्छा लिंक, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, बस। ठीक है। तो देखते हैं। अब हो गए दो और कैटेगरी, हो गए फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। तो पहले समझते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो दीज आर द वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि मुद्दा, हु इज डूइंग द एक्शन, एंड द टेंस व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग। तो ये बड़े दल बदलू और बड़े रंग बदलू टाइप के वर्ब्स हैं। इन ये अपना मतलब सब बदल देते हैं अपने आप को, कि भाई काम कौन कर रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बदल देंगे, कब कर रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बदल देंगे, यानी सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से ही अपने आप को बदल देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये है क्या। जैसे कि शी लाइक्स आइसक्रीम, तो यहाँ पे शी सिंगुलर है और क्या कहते हैं अभी हो रहा है, तो ये इसके हिसाब से लाइक्स आ रहा है। ठीक। दे लाइक आइसक्रीम, अभी तक शी सिंगुलर थी, सब्जेक्ट सिंगुलर था, अब सब्जेक्ट दे प्लूरल हो गया है, और तो इसने अपना पूरा रंग बदल दिया, लाइक से लाइक हो गया, कि भाई अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं, मैं एस हटा देता हूँ। तो
वैसे ही इससे जब कोई वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से अपना नेचर बदल दे, वो हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। वैसे ही वेंट होम, तो यहाँ पे वेंट जो है चेंज हो जाएगा। अगर वो ही वेंट होम मतलब कि पास्ट में गया, ही विल गो होम यानी फ्यूचर में हो जाएगा, ही इज गोइंग होम मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक, प्रेजेंट में हो जाएगा। चलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाती हूँ, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ। तो बेसिकली ये वो वाले वर्ब है जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा ना, लाइक और लाइक्स चेंज हो गया। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स जो नहीं भी होते हैं, यानी कि अभी हम उनको भी देखेंगे। तो आपको इतना समझना है, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, दे आर फिक्स्ड बाय टेंस एंड सब्जेक्ट। तो वो फाइनाइट से थोड़ा कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे थोड़ा हो जाता था। इसलिए इसको याद रखना, फाइनाइट आर फिक्स्ड बाय टेंस एंड सब्जेक्ट। तो ये टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से अपना नेचर बदलते हैं। शी लाइक्स आइसक्रीम एंड दे लाइक आइसक्रीम। तो दोनों लाइक और लाइक्स का जो बदलाव आ गया, वो आपका फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। ठीक, अब फाइनाइट वर्ब की भी दो फर्दर कैटेगरीज हैं, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो transitive verbs are the action goes to an object, that so there is something or someone who receives the action. तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि भाई कोई ना कोई रिसीवर होना चाहिए। ठीक, वो अकेले में वो एक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि शी नरेटेड द स्टोरी, उसने कहानी सुनाई। तो वो सुनाएगी तभी ना जब सुनने वाला कोई हो, अपना अकेले को बैठ करके थोड़ा सुनाएगी। तो इसलिए एक एक्शन करने वाला है और एक एक्शन रिसीव करने वाला है। वो कहानी सुना रही है और कोई कहानी सुन रहा है। तो इसलिए ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें हमेशा कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए। शी टीचेज मी, तो टीचिंग तो तभी होगी ना जब भाई, ऐसे तो मैं अपने कमरे में अकेले कैमरे के सामने पढ़ा रही हूँ, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप उस पर बैठे हैं और मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो आप एक रिसीवर हो गए। तो इसलिए यहाँ पे जो टीचिंग है वो, उसके लिए हमेशा एक करने वाला एक्शन होना चाहिए और एक रिसीव करने वाला एक्शन का होना चाहिए। ठीक, सो नरेटेड, टीचिंग, ये सारे हो गए आपके ट्रांजिटिव, यानी कि एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इस एक्शन को। ठीक, अब इनट्रांजिटिव, बिना एक्सप्लेन किए अब आप समझ सकते हैं कि द एक्शन डज नॉट गो टू एन ऑब्जेक्ट, इट स्टेज विद द सब्जेक्ट, यानी कि कोई रिसीवर नहीं होना चाहिए, ये अपना कर लेगा। ठीक, शी क्राइड अ लॉट, भाई ठीक है, अपने कमरे में तकिए में मुंह दबा के रो लिया। कोई चाहिए, अरे कब तकिए में मुंह नहीं भी दबा रहे हो। तो बेसिकली क्राइंग इज समथिंग वन इंडिविजुअल कैन डू, एक इंसान अपना क्राइंग कर लेगा, कोई सुनने देखने और वो करने वाला नहीं होना चाहिए। शी केम ऑन टाइम, तो अभी अगेन वो आ रही है जा रही है, ये एक इंडिपेंडेंट एक्शन है। ऐसा नहीं है कि कोई उसको रिसीव करने वाला होना चाहिए, जैसा कि हमने टीचिंग या नरेशन के सेंस में समझा था। ठीक, सो नो ऑब्जेक्ट है, वी डोंट नो व्हाट शी क्राइड, व्हाट शी के, मतलब बेसिकली हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये अपने में एक्शंस कंप्लीट है। ठीक, तो फाइनाइट वर्ब हमने समझ लिया, ये बहुत दलबदलू टाइप के हैं, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को कोई ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए चाहिए, बड़े इनके नखरेबाजी है। इनट्रांजिटिव को कोई ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको ध्यान से समझना है। नॉन फाइनाइट वर्ब दे डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट और टेंस, नॉन लगा है, चेंज ही नहीं होना है हमें, ये एकदम अकड़ू टाइप के हैं, ये बिल्कुल नहीं बदलेंगे। आप सब्जेक्ट बदल दो, टेंस बदल दो, समा बदल दो, माहौल बदल दो, ये नहीं बदलेंगे। ठीक, सो दे आर नॉट लिमिटेड बाय पर्सन और नंबर, क्योंकि पर्सन है कितने, कितने नंबर है, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता, ये भाई नहीं बदलेंगे, इन्होंने डिसाइड ही कर रखा है, तो ये नहीं बदलते हैं। दे आर यूज्ड विदाउट वरीइंग अबाउट हु इज डूइंग द एक्शन, कौन एक्शन कर रहा है, अरे आपके चाचा विधायक है, एक्शन कोई कर रहा हो, हम नहीं बदलेंगे। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ठीक, so gerunds, participles and infinitives are verbs that take on different roles. This is why they sit between categories and must be understood clearly. तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली कैटेगरी इन्फिनेटिव, तो इसकी शक्ल कैसी दिखती है, इसकी शक्ल है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, तो अब जैसे कि इट डजंट शो टेंस और सब्जेक्ट, इट इज यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इसका ना बेसिकली जो यूसेज है वो एक, कभी कभी ये नाउन की तरह यूज हो जाता है, कभी ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, कभी ये एडवर्ब की तरह यूज हो जाता है, इसीलिए इसमें फॉर्म चेंज नहीं होता है। उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉन्ट्स टू ईट या दे वांट टू ईट, अब ही और दे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, टू ईट ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए टू और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ईट। ठीक,
तो टू ईट ये दोनों मिला करके आपका इन्फिनेटिव हो गया। तो जब भी आप टू और एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे आपको समझ जाना है ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव बहुत अकड़ू होता है, ये फॉर्म नहीं चेंज करता है। ही वॉन्ट्स टू ईट, दे वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट, चाहे वो ही हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो आई हो, भाई टू ईट तो टू ईट ही रहेगा, है ना। सो द वर्ब फॉर्म टू ईट स्टेज द सेम इन ऑल द केसेस। सो व्हाट डू आई वांट टू ईट। सो टू ईट इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब want, so it is a noun here कि भाई क्या खाना है। जब आपको जवाब क्या का जवाब कोई चीज दे रहा है कि क्या है, क्यों है, ये तो ये नाउन्स होते हैं। अभी हम नाउन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। He came to study. Why did he come to study? So it is telling the reason. तो study जो है वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ब्स एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे वो स्टडी का रीजन बता रहा है। सो सॉरी, उसके कमिंग का रीजन बता रहा है टू स्टडी। सो इसलिए यहाँ पे टू स्टडी एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये बेसिकली अपना फॉर्म नहीं चेंज करते, क्योंकि ये मतलब फॉर्म इन द सेंस की टू ईट रिमेन्स टू ईट। तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव अकड़ू है, इन्फिनेटिव अकड़ू है, फॉर्म नहीं चेंज करता है। इस एरिया से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है आप। अगला टाइप हो गया जिरंड। अब इसकी शक्ल कैसी दिखती है, वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगा दो, बट इट इज यूज्ड एज नाउन। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि वो एक्शन जैसा लगेगा कि कुछ तो स्विमिंग लिखा है तो स्विमिंग तो एक्शन होता है तैरना, बट वो एक्शन हो नहीं रहा है, ये ट्रिकी पार्ट है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। स्विमिंग इज माई हॉबी, तो मुझे तैरना पसंद है। तो यहाँ पे तैरने का एक्शन नहीं हो रहा है ना, मैं तैर नहीं रही हूँ, तो वो एक्शन तो नहीं हो रहा है ना। अभी अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि भाई आई लाइक डांसिंग, तो मैं उस जो एक्शन है उसका नाम ले रही हूँ, वो एक्शन हो नहीं रहा है। तो ये एक्शन का नाम तो एक तरीके से किसी चीज का नाम तो नाउन हो जाता है ना। तो आई लाइक डांसिंग, वो उस एक्टिविटी का नाम ले रही हूँ। तो इसलिए भले डांसिंग एक एक्शन टाइप की चीजें हैं, मतलब वो क्रिया है, कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उस एक्शन को जब नाम की तरह यूज करते हैं आईएनजी लगा के, तो वो जिरंड हो जाता है, ठीक, क्योंकि वहां पे वो एक्शन हो नहीं रहा है। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न, तो अभी अगर मैं बोलूँ आई लव रीडिंग या शी इज रीडिंग इन द लाइब्रेरी, तो इन दोनों केस में रीडिंग हो रही है। या फिर सॉरी, आई लव रीडिंग में तो रीडिंग नहीं हो रही है, आई एम सॉरी, शी इज रीडिंग इन द लाइब्रेरी में रीडिंग हो रही है। मतलब कि वो लाइब्रेरी, मतलब अगर आप इस लाइन को इमेजिन करें अपने दिमाग में, तो आप देखेंगे कि भाई लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक लड़की है, वो किताब बैठ के पढ़ रही है, ठीक। तो रीडिंग का एक्शन हो रहा है ना। अब मैं बोलूँ रीडिंग हेल्प्स यू लर्न या आई लव रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग की एक्टिविटी का नाम लेके मैं बता रही कि ये एक्टिविटी मुझे पसंद है। तो जैसे किसी चीज को नाम दिया तो वो नाउन हो गया। तो यहाँ पे रीडिंग शब्द एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो वो जिरंड हो गया। और जब रीडिंग शब्द एक एक्शन में यूज हो कि शी इज रीडिंग इन द लाइब्रेरी, तो वहां पे वो एक्शन वर्ब हो गया, ठीक। समझ आया डिफरेंस। तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है और ये एक्शन नहीं शो करता है। स्विमिंग इज माई हॉबी, यहाँ पे स्विमिंग हो नहीं रही है। आई लाइक डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है। डांसिंग एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, डांस हो नहीं रहा है। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न, तो यहाँ पे भी रीडिंग हो नहीं रही है, ठीक। अब देखते हैं तीसरी कैटेगरी, विच इज पार्टिसिपल। सो अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और पास्ट ऑफ वर्ब फ्रेजेस, ठीक। यहाँ पे वर्ब फॉर्म अभी आपने जैसे देखा कि नाउन की तरह यूज हो रहा है, पिछले वाले में क्या कहते हैं, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह यूज हो रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक, या फिर वर्ब फ्रेज के पार्ट की तरह यूज हो रहा है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। इसके दो रूप होते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ईडी और ईएन लगा होता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। सो द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। अब यहाँ पे जो क्राइंग बेबी है ना, इसमें क्राइंग शब्द जो है वो बेबी का को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई ये रोतलू बच्चा ना, उसको हमेशा दूध ही चाहिए होता है। तो ये रोतलू जो शब्द है, तो रोना, रोने की जो एक्शन है, यहाँ पे वो क्राइंग शब्द उस एक्शन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा कि बेबी इज क्राइंग। यहाँ पे बेबी इज क्राइंग अगर होगा, आई एम सॉरी, बेबी इज क्राइंग अगर होगा तो क्राइंग एक एक्शन है और बेबी रो रहा है एक एक्शन का डिस्क्रिप्शन हो गया, वो आपका वर्ब की तरह यूज हुआ। बट क्राइंग बेबी मतलब कि बेबी का डिस्क्रिप्शन के लिए अब क्राइंग वर्ड यूज हुआ है। क्राइंग वर्ड यहाँ बेबी रो रहा है, बेबी के एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ना। तो बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है, ये रोतड़ू ही है बच्चा,
होता ही रहता है ना? तो ये डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल होते हैं वो बेसिकली एक एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, क्योंकि वो वर्ब सब्जेक्ट को या नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक। द ब्रोकन चेयर वॉज थ्रोन अवे। तो यहाँ पे जो ब्रोकन है, कौन सी कुर्सी? टूटी कुर्सी। तो ये जो टूटी कुर्सी है ना, कुर्सी की आइडेंटिटी बता रहा है टूटा शब्द, कि भाई बहुत तरह की कुर्सियां रखी हैं, बड़ी कुर्सी, गद्दे वाली कुर्सी, छोटी कुर्सी, टूटी कुर्सी। तो जो ब्रोकन शब्द है यहाँ पे, ये बेसिकली चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना। तो शी इज ब्रेकिंग द चेयर, ब्रेकिंग का एक्शन हो रहा है, तो वो ब्रेक करना एक तरीके का आपका वर्ब भी हो गया। बट ब्रोकन यानी कि वर्ब को थर्ड फॉर्म में ई डी या ई एन या आई एन जी फॉर्म जो है, इसमें ये बेसिकली एडजेक्टिव्स की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक। द ब्रोकन चेयर वाज थ्रोन अवे, वो टूटी कुर्सी को फेंक दिया। टूटी यहाँ कुर्सी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। वी सॉ अ टायर्ड डॉग। तो यहाँ पे टायर्ड शब्द डॉग का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कि भाई जो डॉग था बेचारा थका हुआ था। ठीक। तो टायर्ड ई डी ई एन या आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ पे कैसे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और इसकी शक्ल कैसी है? वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब इन देयर थर्ड फॉर्म, ईडी या ईएन लगा के। ठीक है। तो ये हो गए आपके तीन टाइप के वो एडजेक्टिव, सॉरी, वर्ब्स। अब एक समरी में समझ लेते हैं कि अभी तक हमने जितने कैटेगरीज पढ़ ली हैं। तो हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इट हेल्प्स द मेन वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर्सनल असिस्टेंट है ये मेन वर्ब का। शी इज सिंगिंग, सिंगिंग आपका मेन वर्ब है, इज आपका ऑक्सिलरी है, और ये कभी इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होगा, तो ये हेल्पर वर्ब है। ठीक। पर्सनल असिस्टेंट। ऑर्डिनरी या मेन एक्शन वर्ब, ये तो मेन एक्शन वर्ब ही है, मतलब अब वर्ब को जो जैसे ही आपके दिमाग में जो ख्याल आता है, जो वर्ड्स आते हैं, वो वर्ब एक्शन वर्ब्स ही होते हैं। तो ही रन्स फास्ट, दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ता है, दौड़ना, रनिंग, रन्स, ये आपका मेन एक्शन वर्ब हो गया। ठीक। मेन डूअर, सुपर जो मेन हीरो है ना पिक्चर का, वो आपका एक्शन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब है। फाइनाइट वर्ब, ये दल बदलू, चेंजेस विद सेंटेंस और सब्जेक्ट, शी लाइक और दे लाइक टू ईट। ठीक। लाइक्स और लाइक का बदलाव आ रहा है सब्जेक्ट के बदलाव के साथ। शी सिंगुलर है तो लाइक्स, दे प्लूरल है तो लाइक। ठीक। नॉन फाइनाइट वर्ब ये नहीं बदलते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, चाहे वो टू प्ले हो आपका, प्लेइंग हो आपका, या पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म या ईडी फॉर्म। ठीक। इसके नॉन फाइनाइट के हमने देखे तीन कैटेगरी है। इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, टू रीड इज फन, यहाँ पे टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक। जिरेंट, वर्ब प्लस आईएनजी, इट इज यूज्ड एज नाउन। तो स्विमिंग इज हेल्दी, यहाँ पे स्विमिंग हो नहीं रही है, स्विमिंग एज अ एक्टिविटी का नाम लिया जा रहा है, तो नाम तो नाउन होता है। पार्टिसिपल, वर्ब यूज एज एडजेक्टिव, अ बर्न्ड टोस्ट, एक जला हुआ टोस्ट, तो यहाँ पे टोस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है बर्ड। अ रनिंग चाइल्ड, ये भगौड़ा बच्चा, हमेशा भाग जाता है, तो भगौड़ा बच्चा, यानी कि वो भगौड़ा वर्ड, रनिंग वर्ड बच्चे के लिए यूज हो रहा है, तो बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया आपके एडजेक्टिव, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, टोस्ट या चाइल्ड। ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वर्ब। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, कि इन सब टाइप्स को के रूल्स को समझना है, जिन रूल्स को समझ के हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल नंबर 1 के साथ। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय सर्टेन फ्रेज, डिटेल में समझते हैं। Some phrases look like they are joining two people or things, but the verb follows only the first subject. तो कुछ ऐसे phrases है, ऐसा लगता है कि ये दो लोगों या दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं, बट जो उनके बाद वर्ब होता है, वो ऐसा सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसा होता है एक स्टेटमेंट। शी इज ईटिंग, शी सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, ईटिंग आपका मतलब इज और ईटिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये बेसिकली ये बहुत एक सिंपल सब्जेक्ट हो गया, उसको फॉलो कर रहा है, तो इज फॉलोइंग शी। बट अगर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें और उसके साथ जॉइंटर्स लगा ले, कि भाई दो सब्जेक्ट आ गए, शी की जगह शी एंड हर, या फिर शी एंड हर फ्रेंड, ऐसा कुछ करके दो सब्जेक्ट आ गए, तो शी के साथ आपने इज लगा दिया था। जब आपको दो सब्जेक्ट्स आ गए, तो फिर किसको फॉलो करना है, इसका कंफ्यूजन हो जाएगा ना, वर्ब की किसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे, शी के हिसाब से, हर फ्रेंड के हिसाब से, शी और हर फ्रेंड का कुछ जॉइंट आता है या क्या। तो इस तरीके से जब कुछ फ्रेजेस से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, अब फ्रेजेस के एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एज वेल एज, लाइक, क्योंकि अलग अलग तरीके के फ्रेजेस से अलग अलग इम्पैक्ट आता है। तो ये फ्रेजेस जैसे एज वेल एज, लाइक, unlike, besides, in addition to, with, together with, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more than one। तो ये फ्रेजेस आप प्लीज कई बार अपने आप से पढ़ लेना, तो ताकि आपको पता रहे ये क्या फ्रेजेस है। ठीक है। तो इसमें जब इन
तरीके इन फ्रेजेस से जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं तो वर्ब जो है वो पहले ही सब्जेक्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वर ऑनर्ड। यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई डांसर्स आ रहा है आखिरी शब्द, तो वर लगा दो, प्लूरल है। नहीं, यहाँ पे जैसा कि हमने बोला ना कि आपका कनेक्टर फ्रेज है एज वेल एज, दो सब्जेक्ट है द डायरेक्टर और डांसर्स, दो मुद्दे हैं, डायरेक्टर की बात हो रही है और डांसर्स की बात हो रही है। तो जो वर्ब है वो डायरेक्टर के हिसाब से होगा और डांसर्स के हिसाब से नहीं। यानी द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वाज ऑनर्ड। तो वर्ब वाज अग्रीज विद द डायरेक्टर। तो ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए एज वेल एज क्या है ना, ये दो सब्जेक्ट्स को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेन इंसान जिसकी बात हो रही है वो डायरेक्टर ही है, डांसर्स उसके लिए सेकेंडरी है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, कि भाई डायरेक्टर को तो मिला और साथ में उसके डांसर्स को भी मिला, तो यानी मेन कौन है यहाँ पे? डायरेक्टर है ना। कि भाई डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स की मतलब अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में पिक्चर इसकी बनाए तो एक डायरेक्टर बढ़िया सा सूट वूट पहन के खड़ा है और पीछे डांसर्स खड़े हैं और उन सबको ऐसे अवार्ड मिल रहा है, स्टेज पे ले रहे हैं। ठीक, उनको अवार्ड मतलब ऑनर की अवार्ड दे रहे होंगे जो भी। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो ये एज वेल एज टाइप का फ्रेज है कि ये तो ये भी, तो ये भी वाले लोग तो सेकेंडरी हो गए ना कि भाई ये तो इज द मेन, कि भाई डायरेक्टर इज द मेन, इसको ऑनर कर रहे थे और पीछे इसके डांसर्स भी हैं। तो डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वाज ऑनर्ड। ठीक, तो वाज अग्रीज विद डायरेक्टर। ठीक, आई होप इट्स क्लियर क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये फ्रेजेस थोड़े ध्यान से समझने हैं आपको। ठीक, द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन हैव बीन अरेस्टेड। तो अब आपको लगेगा चिल्ड्रन है तो हैव लगा दो, बट आपको ध्यान देना है, आप पे कनेक्टिंग फ्रेज है एंड नॉट। तो द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन हैज बीन अरेस्टेड, यानी हैज लगेगा और हैव नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट है वो मदर है, कि मदर ना कि उसके बच्चे, ना कि उसके बच्चों को अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे मदर की बात हो रही है, बच्चे मेन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इस पिक्चर को इसको एक पिक्चर के तरीके से इमेजिन करें कि भाई एक मदर है और दो बच्चे हैं और मदर को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ दिया, कि कोई क्राइम सीन है, कुछ तो भी वहां पे से चोरी चकारी या मर्डर हुआ है और वहां पे एक मदर है, दो बच्चे हैं। तो पुलिस ने मदर को हथकड़ी लगाई, उनको ले जा रहे हैं, बच्चे पीछे छोड़ दिए। तो ये इस सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे जो मुद्दा है कि मदर को अरेस्ट किया, बच्चों को छोड़ दिया, तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, मेन तो इसका सब्जेक्ट मदर है। तो यह एंड नॉट, यहाँ पे भले ही दो मदर और दो चिल्ड्रन को जोड़ रहा है, बट हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे मेन मुद्दा मदर है। ठीक है, तो जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब होता है उसके अग्रीमेंट में, तो इसलिए यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं। तो जो यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है, इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझाना चाहती हूँ। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। मोर मेन देन वन वर एब्सेंट येस्टरडे। अभी यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये तो सही कैसे हो गया, वर लगाए, तो यहाँ पे क्या है कि ये मोर मेन यूज हुआ है। सॉरी, मुझे यहाँ पे ना पहले एग्जांपल दूसरा देना चाहिए था। ठीक है, अभी अगर ये लाइन यहाँ पे होती मोर मैन देन वन वर एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे आपका वॉज हो जाता, मोर मैन देन वन वॉज एब्सेंट टुडे, क्योंकि मैन वर्ड था। ठीक, तो एक से ज्यादा आदमी एब्सेंट थे यस्टरडे। ठीक, तो एक से ज्यादा आदमी नहीं, हम एक बार में एक ही आदमी को रेफर कर रहे हैं। ठीक, एक से ज्यादा आदमी एब्सेंट थे कल, बट मोर मेन देन वर्ड जैसी बोल देंगे तो मेन हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको देखना है मोर मैन होगा या मोर मेन होगा। मैन होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे, मेन होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो हमको इतना तो अब समझ में आ गया कि भाई जो वर्ब है वो सब्जेक्ट, जो मुद्दा है स्टेटमेंट का, उसके हिसाब से ही होगा, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो जो वर्ब है दैट शुड अग्री विद द सब्जेक्ट, कि भाई इनका अग्रीमेंट टाइट होना चाहिए, इनके बीच में हमेशा एक अग्रीमेंट चलता है कि भाई मैं मेरे बारे में बात हो रही है ना, तो तुम मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि मैं ही मेन मुद्दा हूँ इस किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी उसका बात का। ठीक, तो मोर मेन देन वन वर प्रेजेंट, क्योंकि मेन शब्द यूज हुआ है। मोर देन वन के केस में अदरवाइज अगर सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर के हिसाब से ही आप अपना वर्ब चूज करेंगे। नथिंग बट ट्रूथ इज इमॉर्टल। तो द सब्जेक्ट इज ट्रूथ जो कि सिंगुलर है। अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे ट्रूथ किसको काउंट नहीं कर सकते, कि सच को तोड़ तोड़ के काउंट नहीं कर सकते ना, एक सच तो सच ही है, कई सारे सच एक वो दूसरा टर्म हो गया। एनीवे
अभी उस पे कंफ्यूज नहीं होते काउंटेबल अनकाउंटेबल पे, वो मैं आपको बताऊंगी। एनीवे ट्रूथ तो एक एक पूरा एक ट्रूथ हो गया, एक सच्चाई एक चीज हो गई। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज यूज हो रहा है, नथिंग बट ट्रूथ इज इमॉर्टल। ठीक, नथिंग और ट्रूथ दो चीजों आने से कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलवेज लुक फॉर द फर्स्ट नाउन बिफोर द अबव फ्रेज। तो ये फ्रेजेस जो हैं, इनमें आपको देखना है कि भाई पहला नाउन या मेजर, पहला नाउन ही मेजर नाउन होता है, तो उसके हिसाब से आपको अपना वर्ब चूज करना है। क्योंकि ये अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये सब शब्द दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, पर दोनों को एक बराबर तरीके से नहीं जोड़ते हैं। जब एक बराबर तरीके से जोड़ने वाले वर्ड्स होंगे ना, तब हम दूसरा रूल समझेंगे उसके लिए। बट यहाँ पे ये जो फ्रेजेस हैं जो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, ये उन दो सब्जेक्ट को इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और भाई जो इंपॉर्टेंट है काम तो उसी के हिसाब से होता है ना। दुनिया की यही रीत है, ग्रामर की भी यही रीत है। ठीक है, जैसे भी आपको याद है। तो इन एडिशन टू, कि भाई यानी कि मतलब एक कोई चीज मेन है, उसके साथ इन एडिशन में सेकंड चीज आ रही है। तो आपको ये याद रखना है कि जब इन एडिशन टू के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब चूज करना है। दिस या टुगेदर विद। तो इसका मतलब है कि एक इंसान कुछ कर रहा था, या मेन इंसान या मेन ग्रुप कुछ कर रहा था, उसके साथ कुछ लोग आ गए, टुगेदर विद दिस एक्स। तो यहाँ पे साथ में आए हैं, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। इंपॉर्टेंस कम हो गई तो हम वर्ब इनके हिसाब से क्यों चूज करें, मेन के हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो मेन सब्जेक्ट है, वर्ब उसी के हिसाब से चूज होगा। ये फ्रेजेस को कई बार पढ़ लीजिए, हर एक फ्रेज के साथ अपना एक सेंटेंस बनाइए, उस सेंटेंस को फील करिए, उस सेंटेंस को पिक्चर करने की कोशिश करिए, देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है और वर्ब उसी के हिसाब से चूज करना है। ठीक है, अब अपने अगले रूल पे आते हैं। यूजिंग नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और नन। ठीक, when two subjects are joined using pairs like not only but also, neither nor, either or, none but, the verb agrees with the subject that is closest to it. अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जब जॉइंटर फ्रेज है, क्योंकि हमने अभी तक एग्जांपल्स में देखा कि भाई एक सब्जेक्ट था, उसके साथ एक वर्ब बना दिया। जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, तब जीवन कॉम्प्लिकेट होता है। लाइफ में जब तक एक चीज था, बच्चे थे, खाना पीना सोना हो गया। अब एग्जाम भी, नौकरी भी, करियर, शादी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो जैसी बहुत सारे चीजें आने लगती है ना, लाइफ में कंफ्यूजन आना शुरू होता है। सेम गोज विद द ग्रामर। तो जब दो सब्जेक्ट अब इस इन फ्रेजेस के साथ जुड़े, नॉट ओनली, ईदर और, नीदर नॉर, तब हमें देखना है कि जो सब्जेक्ट इनके क्लोज इनफ है, अब यहाँ पे थोड़ा रूल चेंज हो गया, उसके हिसाब से आपका वर्ब चूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड वर फाउंड। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई स्टूडेंट्स है पहला वाला, इसके हिसाब से वर लगा दो। नहीं, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड वाज फाउंड, क्योंकि जो गाइड है वो क्लोजर टू द वर्ब है, तो वर्ब उसके हिसाब से फॉलो होगा। ठीक, तो was हो गया क्योंकि गाइड सिंगुलर में है। ठीक, गाइड इज सिंगुलर, सो वी यूज was। क्योंकि इसमें क्या, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि नाइदर नॉर में ना दोनों बराबर है, कि भाई हम स्टूडेंट को भी ढूंढने निकले हैं और गाइड को भी ढूंढने निकले हैं। तो जब दोनों बराबरी पर आ गए हैं, तो फिर भाई जो भी पास है उसके हिसाब से लगा दो, वो ज्यादा बेटर साउंड करेगा। ठीक, तो चाहे स्टूडेंट्स मिल जाए चाहे गाइड मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। दोनों दोनों पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट की बराबर ही इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट्स और गाइड्स, कि भाई ना तो ये मिले ना ही ये मिले। यहाँ पे इंपॉर्टेंस में डिफरेंस नहीं है। इसीलिए जब दोनों के बराबरी है दोनों मुद्दों की, तो जो क्लोजर है उसको रखो, कंफ्यूजन खत्म। ठीक, नन बट द लीडर इज रिस्पॉन्सिबल। तो सॉरी, नन बट द लीडर्स इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रॉन्ग। नन बट द लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लीडर्स प्लूरल में है, तो बस उसके साथ आर लगा दो। ठीक, वन और टू बुक्स आर नीडेड, तो बुक्स अगर प्लूरल में है तो आर हो जाएगा। ठीक, आई और ही इज टू बी रिवॉर्डेड, यानी ही क्लोजर है तो हम इज लगा देंगे। ठीक है, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये वाले फ्रेजेस को याद रखना है कि ये इनका कंसेप्ट यही है कि भाई आप सेंटेंस को इमेजिन करिए और आपको समझना है कि भाई बराबर का मुद्दा है, तो जो पास वाला है फिर उसके हिसाब से ले लो। अगर बराबर में नहीं है दोनों सब्जेक्ट, तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेजेस को थोड़ा सा आपको समझना है, जो ज्वाइन कर रहे हैं दो सब्जेक्ट। चलो, अब आते हैं अपने रूल नंबर 3। यूज ऑफ वर्ड्स लाइक नीदर, ईदर, नन, ईच, एवरी और एनीवन। अब यहाँ पे नीदर नॉर ईदर और कपल में नहीं है, ये याद रखना कि जब नीदर नॉर लगा रहे हैं तो उसका अलग तरीके से यूसेज है, ईदर और लगा रहे हैं तो उसका अलग तरीके से यूसेज है,
नन, ईच, एवरी और एनीवन, ये सब अब अलग तरीके से यूज होंगे क्योंकि ये इंडिविजुअली वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। When these words come at the beginning, they act like singular subject. So use singular verb has, is और was. यानी कि ये शब्द जब किसी स्टेटमेंट की शुरुआत में neither, either लगा होता है, तो ये एक singular subject को दर्शाते हैं और इसीलिए इनके साथ singular verb use होगा। तो पहले देखते हैं हम किस तरीके के वर्ड्स की बात कर रहे हैं। हम नीदर की बात कर रहे हैं, ईदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी। तो इन सब के साथ आपको सिंगुलर ही यूज करना है, ही, शी, इट टाइप के वर्ड्स, ठीक है, या इज, जो भी उसके फॉलोइंग वर्ड्स जैसे भी होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन इट। तो यहाँ पे क्या है कि बॉयज है तो आपको लगेगा कि हाँ, अभी तो हमने रूल पढ़ा ना, नीदर और, नीदर नॉर के साथ जो क्लोजर वर्ब है उसको लगा दो। नहीं, यहाँ पे पहली बात तो ध्यान दो, खाली नीदर है, ठीक। खाली नीदर लगाने का मतलब है कि हम दोनों बॉयज की एक बार में एक बॉय की बात कर रहे हैं कि ना तो इसने किया ना इसने किया, तो हम दोनों की तरफ इंडिविजुअली फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। क्योंकि हम इंडिविजुअली फिंगर पॉइंट कर रहे हैं तो हम हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली ही डील कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बॉयज भले हो, टू बॉयज भले हो, बट हम जब बात कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके नहीं, बट अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। उनको तोड़ दिया टू बॉयज को, तो टू बॉयज को अलग अलग खड़ा कर दिया और एक को बोल रहे नीदर दिस, इसने भी नहीं किया, नीदर दिस, इसने भी नहीं किया। तो इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो टू बॉयज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो प्लूरल है। नीदर वर्ड लगा दिया ना, तो उसने टू बॉयज को ऐसे एक साथ की बजाय अलग अलग खड़ा कर दिया, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ गए, तो इसलिए सिंगुलर हो गया एक बार में, क्योंकि एक की बात हो रही है, ठीक। तो इसलिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और इससे बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से समझना है। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, तो आपको लगेगा स्टूडेंट्स है, आर लगा दो। नहीं, ईच शब्द जो है ना, प्रत्येक, तो ये प्रत्येक का मतलब है कि एक बार में एक को ही बात की जा रही, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज ओबीडियंट, तो ये इन शब्दों को अपने दिमाग में ऐसे पिक्चर कर लो। ईच का मतलब है कि एक पे उंगली, एक पे एक बार में उंगली, एक पे एक बार उंगली, ऐसे दिखा के बात हुई है कि तुम भी, तुम भी, तुम भी, तुम भी, तुम सब ओबीडियंट हो। तुम सब नहीं, तुम ओबीडियंट हो, तुम ओबीडियंट हो, तुम ओबीडियंट हो, तुम ओबीडियंट हो। ये बेसिकली इस तरीके से चेन रिएक्शन सा चल रहा है। तो एक बार में एक ही इंसान की तरफ उंगली दिखा रहे हैं, एक ही इंसान से को रेफर कर रहे हैं। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट ओबीडियंट है, इज ओबीडियंट। इसीलिए सिंगुलर के तरीके से ये वर्ब यूज होगा और इसीलिए हम इज लगाएंगे, आर नहीं, भले ही स्टूडेंट्स प्लूरल में दिख रहा हो हमें। तो ये खाली एक छलावा है एस का, स्टूडेंट्स का एस, ये प्लूरल, ठीक है। ईच का मतलब है वो हमने एक बड़े से ग्रुप में उसको तोड़ दिया और उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देख रहे हैं। ईदर, ईच, ये सब यही करते हैं, बड़े कंफ्यूजन फैलाते हैं ये। बट अगर आपने इसको समझ लिया तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक। ईदर ऑफ अस हैज डन हिज वर्क, तो यहाँ पे आपने देखा ना, हैज और हिज ये पूरा सिंगुलर में यूज हो रहा है क्योंकि ईदर एक बार में एक पर्सन, वन पर्सन, ठीक। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज बीन इनवाइटेड, क्योंकि एवरी का मतलब है कि हर एक लड़का, हर एक लड़की। तो एक 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 ऐसे करके हम रेफर कर रहे हैं, ठीक। तो एक 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 मतलब सिंगुलर 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 एंड हिज, एंड इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, ठीक। तो भले ही बॉय और गर्ल आपको लग रहा है कि दो हो गए, तो इसलिए हम हैव लगा दें, बिल्कुल भी नहीं। ईदर, ईच, एवरी, ये सारे चीजें हमेशा प्रत्येक, एक एक, इसमें एक लगाए ना, तो इसीलिए सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक। आई होप ये रूल भी समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इनको बहुत ठीक से समझें, ठीक। अब इसकी ही एक रूल नंबर 3 का ही सब रूल कह लीजिए, इसमें नन का यूज हमें समझना है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। नन मतलब को इनमें से कोई भी नहीं। तो नन अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरह के नाउन होते हैं, क्योंकि हमने हमारे सब्जेक्ट अक्सर नाउन है, तो हमें समझना पड़, हम अपने सब्जेक्ट या नाउन के हिसाब से अपने वर्ब चूज कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो ये इसका नेचर है, काउंटेबल है, इनकी गिनती की जा सकती है, या अनकाउंटेबल है, इनको नापा जाता है, इनकी गिनती नहीं करते 1 2 3 4, तो उस हिसाब से यूज होता है, ठीक। अब none is used with countable nouns like boys, girls. You can use it as either singular or plural. And if none is used with uncountable nouns like work, water, then use it as a singular verb. तो जो मैं आपको एक्चुअली पहले बताना चाह रही थी वो यहाँ पे बताती हूँ कि अगर काउंटेबल नाउन है, यानी कि वो नाउन जिनकी गिनती की जा सकती है, कि बॉयज, कितने बॉयज है, 2 बॉय है, 4 बॉय है, 6 बॉय है, 7 बॉय है, तो ये गिनती पे आप बता सकते हैं। गर्ल्स, 4 गर्ल, 5 गर्ल, 6 गर्ल,
ठीक। तो ये आपके हो गए काउंटेबल नाउन्स, आप काउंट कर सकते हैं, लाइन में खड़ा किया सारे लड़कों को और गिन लिया, हाँ 1 2 3 4 आ जाओ सब। ठीक। ये हो गए काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन मतलब आप उनको नाप सकते हो, ठीक है, उनके उनका भी एक मेजरमेंट है, बट उनको गिनते नहीं हो कि वर्क जैसे हो गया। अब 1 वर्क 2 वर्क इस तरीके से नहीं होता है ना कि 2 किलो वर्क 4 किलो वर्क कैसे। तो बेसिकली इनकी इसकी गिनती नहीं होती है कि भाई बहुत वर्क है, 4 दिन का काम है, मतलब इसको एक मेजर किया जा सकता है, बट गिनती पर से नहीं होती। कोई ये नहीं बताता 4 वर्क, 4 टास्क हो सकते हैं, 4 अलग-अलग टास्क हैं जो आपका आज का काम है, वो एक अलग चीज़ है, बट वाटर 2 लीटर वाटर, 4 लीटर वाटर उसका नाप है, इसकी गिनती नहीं है। कि जैसे आप कपड़ा शर्ट लेने जा रहे हो तो भैया 3 शर्ट दे दो, ऐसे 3 वाटर दे दो तो नहीं बोलते हो ना। 3 वाटर बॉटल्स दे दो कह सकते हो, क्योंकि भाई अब वो बॉटल के अंदर पैक हो गया है तो एक-एक बॉटल का नंबर हो गया वो। बट वाटर इटसेल्फ में गिनती नहीं कर सकते हो। ठीक? समझ गए ना? ये हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो जब काउंटेबल नाउन होते हैं तो वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि भाई बॉय एक सिंगल बॉय है तो सिंगुलर यूज होगा, कई सारे बॉयज हैं तो प्लूरल यूज होगा। बट अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा सिंगुलर की तरीके से यूज किया जाता है कि इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ थिंग, क्योंकि बहुत सारा पानी एक एक साथ है वो, तो हमेशा वो सिंगुलर यूनिट जैसा ही यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। नन ऑफ द बॉयज हैज डन देयर होमवर्क या नन ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, दे आर बोथ करेक्ट। अब नन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, क्योंकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा उसके साथ इज ही होगा। सो आपको समझ में आ गया कि अगर काउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर या प्लूरल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर यूज होगा नन वर्ड के साथ। ठीक। नन, तो आपका रूल क्या हो गया, नन प्लस काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल, नन प्लस अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, समझ आ गया। और एक और इसका सब रूल है। ठीक। व्हेन द वर्ड ईच कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट यूज प्लूरल वर्ड बिकॉज द सब्जेक्ट इज स्टिल प्लूरल। ये अगेन एक कॉम्प्लिकेशन है, हमने अभी तक देखा था ईदर और ईच एवरी ये सब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज हो रहे थे, और अगर ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ईच शब्द तो उसकी मीनिंग चेंज हो जा रही है। ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी ईच हैव टेकन आवर बैग्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, तो वर्ब हो जाएगा हैव। तो यहाँ पे जब आपने देखा ना ईच से शुरुआत हो रही है, ईच से शुरुआत नहीं हो रही, ईच ऑफ अस हैव टेकन आवर बैग में वो सिंगुलर ही रहता, बट क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो यहाँ पे वी को ना, वी जो है जो एक प्लूरल रिप्रेजेंट कर रहा है वो टूटा नहीं, वो प्लूरल्स में ही रहा, सिंगुलर्स में नहीं गया, जैसा कि ईच अगर पहले शुरुआत में आता तो होता। तो इसलिए वी क्योंकि प्लूरल में ही रहा तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से वर्ब होगा, तो वी ईच हैव टेकन आवर बैग्स, हैव आएगा। ठीक। दे ईच आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे दे जो है वो शुरुआत में आ गया ना, उसने अपनी एकदम पहली जगह ले ली भाई, फर्स्ट 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 में फर्स्ट आ गया, तो अब उसको फर्स्ट आ गया तो उसके हिसाब से ये वर्ब चूज होगा। तो यहाँ पे जो है ईच शब्द आपका चेंज नहीं, मतलब सिंगुलर में नहीं आ रहा है, तो ये याद रखना ईच स्टार्टिंग में आ रहा है, ईच ने भाग के पहली पोजीशन ले ली, तो फिर वो जो सब्जेक्ट है उसको तोड़ देता है सिंगुलर्स में, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बट ईच अगर लेट हो गया और उसने पहली पोजीशन नहीं ले पाया, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो फिर इन दैट केस आपका जो वो ईच है वो आपका सब्जेक्ट को तोड़ नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो प्लूरल में ही रहा। ठीक। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं। ईच ऑफ अस हैज अ पेन, यहाँ पे ईच शुरुआत में आ गया, लेट नहीं हुआ, तो जो सब्जेक्ट है वो मतलब सिंगुलर ही रहा कि ईच ऑफ अस, हर एक हम में से हर एक के पास पेन है, तो हर एक यानी एक 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 के हिसाब से आपका सब्जेक्ट आपका वो होगा वर्ब। ठीक। वी ईच हैव अ पेन, लेट हो गया ईच, वी पहले आ गया, तो अब वो सब्जेक्ट को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि वी शुरुआत की लीडर पोजीशन में आ गया। ठीक। तो वी इज द सब्जेक्ट एंड वी यूज द वर्ब हैव। ठीक है, तो अब समरी समझते हैं ईच, ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारी चीजों को हम समझ पाए और कंफ्यूजन ना हो। तो ईच अगर स्टार्टिंग में लगा है, उसने मतलब लेट नहीं हुआ, इलेक्शन जीत गया, फर्स्ट आया, तो वो सिंगुलर की तरीके से ये होगा, यूज होगा। ईच स्टूडेंट इज रेडी, भाई हर एक स्टूडेंट रेडी, हर एक, तो सिंगुलर। ईच आफ्टर द सब्जेक्ट, फर्स्ट नहीं आया, इलेक्शंस में नहीं जीत पाया, तो फिर प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वो उसको तोड़ नहीं पाएगा ईच, तो अब वो प्लूरल ही रहा सब्जेक्ट आपका, तो इन दैट केस आप प्लूरल वर्ब चूज करेंगे, दे ईच आर स्मार्ट।
नन शब्द को देखते हैं। नन अगर काउंटेबल के साथ है तो फिर वो दोनों हो सकता है। काउंटेबल है तो फिर काउंट्स के हिसाब से डिपेंड करेगा। नन ऑफ द बॉयज हैज लेफ्ट, नन ऑफ द बॉयज हैव लेफ्ट। ठीक, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। नन अगर अनकाउंटेबल के साथ है, भाई काउंट ही नहीं कर सकते तो हम सिंगुलर प्लूरल कहाँ से ले, हमने सिंगुलर डिसाइड कर लिया कि सिंगुलर ही होगा, हम अनकाउंटेबल को एक ही यूनिट समझते हैं। ठीक, तो नन ऑफ द शुगर इज लेफ्ट, तो अब शुगर के एक वो नहीं काउंट करेंगे ना, आप शुगर 2 किलो 4 किलो ऐसे नहीं बोलते, भैया दो दो शक्कर दे दो, 2 किलो शक्कर दे दो, उसमें बहुत सारे शुगर के छोटे 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 दाने होते हैं, तो शुगर इज अगेन अनकाउंटेबल नाउ। ईदर नीदर, अब यहाँ पे ईदर और नीदर नॉर नहीं है, ईदर या नेइदर। ठीक, ये अगेन सिंगुलर होगा क्योंकि ये तोड़ने वाली चीज है। नाइदर ऑफ देम इज हैप्पी, उनमें से कोई भी खुश नहीं है, तो ये भी खुश नहीं, ये भी खुश नहीं, ये भी खुश नहीं, ये भी खुश नहीं, तो हम एक बार में एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए ये सिंगुलर हो गया। ईदर और नीदर नॉर ये कपल बनाते हैं, ठीक, और दोनों कपल्स को बराबरी की तर्ज पे जोड़ते हैं, तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट क्लोजर है आपके वर्ब के, उसके हिसाब से आप अपनी वर्ब चूज कर लीजिए। ठीक, तो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड वाज फाउंड, क्योंकि गाइड सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा। अब अगर रूल समझ में आए हैं तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स डैश फिट टू प्ले द मैच। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी हैव। अब आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप आंसर को इग्नोर करें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो दिमाग में वो रूल रिकॉल करें जिसके बेसिस पे आपने अपना आंसर चूज किया है। ऑफ कोर्स एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं करेंगे कि आप रूल रिकॉल करेंगे, बट क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रूल्स, और हमारे दिमाग में रूल्स बैठ जाएं ये बहुत जरूरी है, और अभी दिमाग में रूल्स बैठ गए तो एग्जाम में तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तब आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स बेटर कि एट दिस पॉइंट यू रिकॉल द रूल एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द प्लेयर्स डैश फिट टू प्ले द मैच। अब हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अग्रीमेंट में होना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए, तो प्लेयर्स प्लूरल में है तो हम प्लूरल चूज कर लेंगे, है ना, यही रूल होगा। बट अगर आप अभी तक क्लास में सो नहीं रहे थे तो आपको तुरंत दिखेगा कि नहीं, इसकी स्टार्टिंग में तो नाइदर लगा हुआ है, और नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, इस तरीके के वर्ड्स अगर स्टार्टिंग में हो तो फिर जो भी सब्जेक्ट होता है वो हमारा सिंगुलर हो जाता है, और इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर माना जाएगा। तो इसलिए द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज फिट टू प्ले द मैच। कोई भी खिलाड़ी मैच खेलने के लिए फिट नहीं है। यहाँ पे खिलाड़ी सिंगुलर लिया जाएगा, भले ही प्लेयर्स आप प्लूरल में देख रहे हो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नाइदर स्टार्टिंग में लगा है। ठीक है, तो नाइदर आइदर का क्या रूल था कि क्योंकि हम एक बार में एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी, ये खिलाड़ी भी नहीं, ये खिलाड़ी भी नहीं, ये खिलाड़ी भी नहीं, कोई भी फिट नहीं है मैच खेलने के लिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स डैश रिसीव्ड अ प्राइज। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी आर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हैज। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ईच लगा हुआ है, और फॉलोइंग द सेम रूल एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, अगर ईच, एवरी, नीदर, ईदर इस तरीके के शब्द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट में हो तो फिर मतलब कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा, क्योंकि इसका मतलब है एक बार में एक गर्ल की तरफ इशारा करके बात की जा रही है। ईच ऑफ द गर्ल्स, हर एक लड़की, प्रत्येक लड़की, तो ये जो एक है ना, दैट मेक्स द सब्जेक्ट सिंगुलर, और इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, एंड हेंस ऑप्शन बी हैज इज द ऑप्शन राइट आंसर। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज रिसीव्ड अ प्राइज। ठीक है, क्वेश्चन 3, नन ऑफ द वाटर डैश स्पिल्ड। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी वर। तो सही जवाब क्या होगा? इसमें आप रूल रिकॉल करिए। नन जब था तो हमें देखना था कि साथ में जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो अब हम देखते हैं वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब वाटर को आप गिन सकते हैं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, अरे चार पानी गिर गया है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। वाटर को हम मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, या बॉटल्स में डाल दो तो आप उसे गिन सकते हैं, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल। बट वाटर पर से एक सिंगुलर, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन और नन होते हैं तो हम सिंगुलर मानते हैं, तो क्योंकि वो एक यूनिट माना जाता है। तो नन ऑफ द वाटर इज स्पिल्ड, कोई पानी नहीं फैला है। ठीक है, बिल्कुल पानी नहीं फैला है। ठीक, तो फैला है, सिंगुलर है ना, हम हिंदी में भी हम सिंगुलर ही उसको मान रहे हैं ना, फैले तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो पानी एक सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर हो गया, तो नन ऑफ द वाटर इज स्पिल्ड।
क्वेश्चन 4, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर डैश प्रेजेंट एट द इवेंट। तो फिर से एवरी लगा हुआ है, तो एवरी का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर। तो हर एक की बात हो रही, तो इसलिए हम सिंगुलर ही मानेंगे अपने सब्जेक्ट को, तो इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। सो ऑप्शन सी वाज इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वाज प्रेजेंट एट द इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईदर रवि और हिज ब्रदर्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इधर लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स फिर हम प्लूरल ही लगाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग इधर से हो रही है ना। बस यही हो जाता है जब एक तरीके से आप दिमाग बंद करके बस एक ही फ्लो में चल रहे हैं। यहाँ पे इधर के साथ और है, इधर अकेले नहीं आया है पार्टी में, अपने साथ एक पार्टनर लेकर के आया है, कपल में आया है। तो जब ईदर कपल में आता है तो उसकी फितरत बदल जाती है। तो ईदर और में तो हमें देखना होता है कि दो सब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, रवि और उसके ब्रदर्स। तो जब ईदर और की बात हो रही है तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, तो हमें ये देखना है कि जो क्लोजर टू द वर्ब है, हम क्लोजर टू द सब्जेक्ट है, हम उसके हिसाब से वर्ब चूज करेंगे। ये भी रूल था ना कि ईदर और, नीदर नॉर, जब ये कपल में चलते हैं, नॉट ओनली, नन बट। तो इसमें हम जो वर्ब अपना चूज करते हैं वो जो क्लोजर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबरी के सब्जेक्ट हो गए, तो हम कैसे चूज करेंगे? फिर हम आसान तरीका लेते हैं कि भाई जो पास में लिखा हम तो उसके हिसाब से वर्ब चूज कर लेंगे। ठीक, ईदर रवि और हिज ब्रदर्स, तो ब्रदर्स प्लूरल में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ईदर रवि और हिज ब्रदर्स हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो जैसे ही ईदर देखेंगे आप तुरंत चेक करना है कि ईदर अकेले आया है या कपल में है। ठीक है, ईदर नीदर ये सब कपल में भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं। तो आंसर चूज करने से पहले चेक करना है। ठीक है, ईदर अकेले है या कपल में, क्योंकि कपल में है तो रूल हो जाएगा कि जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ड चूज होगा। और अगर अकेले है तो फिर तो सिंगुलर। ठीक, अकेले आया है सिंगुलर, कपल में आया है तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। भाई जो सामने कपल का जो भी आपके सामने है, उसके हिसाब से अपना वर्ड चूज कर लेंगे, यानी जो पास में है। ठीक है, none of the answers are none of the answers dash correct। तो अब यहाँ पे नन के साथ लगा है आंसर्स, तो हम जैसे ही जब खाली नन होता है तो हम चेक करते हैं कि जो उसके साथ नाउन लगा है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी रूल रिकॉल करो। तो नन देखते आपको रूल रिकॉल करना है कि भाई साथ में नाउन को देख लो, चेक कर लो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अब आंसर, आंसर एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं कि दो आंसर, तीन आंसर, चार आंसर करेक्ट, दो इनकरेक्ट, तो यू कैन गिव द आंसर, लाइक यू कैन काउंट द नंबर ऑफ आंसर, सो इट्स अ काउंटेबल नाउन। तो अभी काउंटेबल नाउन है, प्लूरल में है, तो ऑफ कोर्स आपका वर्ब भी प्लूरल में होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, आर। नन ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, कोई भी जवाब सही नहीं है। नहीं है, हिंदी में भी देखिए प्लूरल आ रहा है। ऑल्दो हमेशा हिंदी इंग्लिश का सही नहीं बैठता है बराबरी से, तो बट लाइक अक्सर सही बैठ जाता है। तो ये 100% फूल प्रूफ तरीका तो नहीं है, कभी कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो यू कैन ट्राई दैट। ठीक है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम सही बैठ जाता है, 30% टाइम लोचा भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप रूल समझ लें, क्योंकि वो ट्रिकी हो जाता है मामला। ठीक है, क्वेश्चन 7, दे ईच सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी वाज। तो अब ईच लगा है तो इसका मतलब कि वो सब्जेक्ट को तोड़ देता है, इसका मतलब कि सिंगुलर होगा, है ना। है ना, अभी तक तो हम ईच ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं ना। अगर आप जग रहे हैं तो आपको दिख जाएगा कि ईच स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट में नहीं लगा है, ईच आया है सब सेकेंड नंबर पे, यानी कि आपके सब्जेक्ट के बाद। तो इलेक्शन कौन जीता, दे या ईच? लीडरशिप की पहले पोजीशन पे कौन है, दे। तो फिर तो दे की चलेगी ना, ईच की नहीं चलेगी। यानी कि दे आपका प्लूरल ही रखेगा आपके वर्ब को भी, क्योंकि ईच अब यहाँ पे दे को तोड़ नहीं सकता है। ठीक, दे ईच सबमिटेड, यहाँ पे प्लूरल होगा, दे ईच हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स, सो ऑप्शन सी, दे ईच हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। उन सभी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो ईच जब स्टार्टिंग में होता है तो सब्जेक्ट को तोड़ देता है, सिंगुलर कर देता है। ईच जब स्टार्टिंग में नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है, तो वो सब्जेक्ट को तोड़ नहीं पाता, तो इसलिए हम प्लूरल यूज करते हैं। हमने ये रूल भी किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ईदर ऑफ द रोड्स डैश ब्लॉक। तो ये तो सिंपल इनफ, क्योंकि ईदर स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो इसलिए ईदर जो है सब्जेक्ट को तोड़ सकता है, सिंगुलर बना सकता है कि कोई भी रोड, ये सब ब्लॉक्ड है। ठीक है, ईदर ऑफ द रोड्स इज ब्लॉक्ड, ये और ये दोनों ही ब्लॉक्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इज होगा आपका सिंगुलर ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 9, नन बट द ब्रेव डैश रिवॉर्डेड। तो ए आर, ऑप्शन बी सी, सॉरी ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वाज, एंड ऑप्शन डी हैज। तो अब इसको बताइए। और इसको अगर आप दिमाग में आंसर सोच भी रहे हैं ना, तो क्यों आंसर वो होगा ये बताइए। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि नन के दो रूल्स थे, अगर आपको याद हो तो। एक नन खाली और एक नन कपल में। तो ये है नन कपल में, ठीक। नन बट द ब्रेव डैश रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे होगा नन बट द ब्रेव आर रिवॉर्डेड, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होता है कि मैम द ब्रेव तो अनकाउंटेबल हो गया, अगर हम नन होता है तो हम उसके साथ काउंट देखते हैं, नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अभी ये अनकाउंटेबल है तो इज होना चाहिए, है ना। ये कंफ्यूजन बहुत ही जायज है। बट आपको पहली बात तो ये चेक करना है, ईदर और की तरह वो नन भी या तो अकेले आ सकता है या कपल में आ सकता है। तो यहाँ पे नन कपल में आया है। नन बट द, ये हमने फ्रेज जब हमने पहला सेकंड रूल देखा था उसमें हमने ये वाला किया था, जब बहुत सारे हमने ईदर और नीदर और ये वाले फ्रेजेस किए थे। तो नन बट द, ठीक है। अब इसमें हमें देखना, इसमें यूजुअली जो होता है आपका प्लूरल होता है। अब इसका कंसेप्ट और अगर हम डीप में समझना चाहें, तो यहाँ पे नन बट द ब्रेव, तो जो ये द ब्रेव है ना, इसका मतलब ब्रेव का मतलब कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं या जो ताकत में करेजियस लोग होते हैं वो लोग। तो ये उन लोगों के लिए यूज हो रहा है, यानी लोग, ब्रेव पीपल इन प्लूरल। तो इसलिए नन बट द ब्रेव के साथ आपका प्लूरल यूज होगा, आर यूज होगा। अभी नन अकेले होता और से वाटर या कुछ इस तरीके का अनकाउंटेबल नाउन होता तो वो सिंगुलर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे नन बट द ब्रेव, अपने दिमाग में इसको ऐसे रीड करिए, नन बट द ब्रेव पीपल डैश रिवॉर्डेड। अब आसान हो गया ना सोचना, नन बट द ब्रेव पीपल वर रिवॉर्डेड, ठीक। पीपल यहाँ लिखा नहीं है, बट द ब्रेव का मतलब है वो जाबाज लोग, जैसे बोलते हैं ना जाबाज, जाबाज इस तरीके का मतलब ब्रेव का मतलब है। तो कोई नहीं बट जाबाज लोग, तो जैसे ही लोग हो गया तो वो प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आ रहेगा। और क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रूल है तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें। लेक्चर बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं दूंगी, पर इट्स बेटर कि आप अपने आप से लेक्चर इस पॉइंट पे पॉज करें और इसको यहाँ पे करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, खाली नन या नन बड्डा में आप भूल जाते हैं। तो इसलिए प्लीज क्विकली पॉज दिस लेक्चर एंड सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक है। नन बट द स्ट्रॉन्ग डैश सेलेक्टेड। अब यहाँ पे नन अकेले नहीं आया है, नन आया है कपल में, नन बट द। तो यहाँ द स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग लोग, नन बट द स्ट्रॉन्ग आर सेलेक्टेड, द स्ट्रॉन्ग पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। भले द स्ट्रॉन्ग लिखा आपको लगेगा एक बलवान, बट यहाँ पे वो पूरे हर स्ट्रॉन्ग इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर वो जो स्ट्रॉन्ग इंसान है वो सेलेक्ट होगा। तो वो स्ट्रॉन्ग लोग, इंसान मतलब स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे हो रहा है, इंसान नहीं, सॉरी। नन बट द स्ट्रॉन्ग पीपल आर सेलेक्टेड। तो इस तरीके के नन बट द के साथ जब भी कोई क्वालिटी ऐसा एडजेक्टिव लिखा हो, तो उसके साथ अपने दिमाग में आप पीपल के लगा के रीड करें, तो आसानी हो जाएगी। अब नन ऑफ द शुगर डैश लेफ्ट। अब यहाँ पे नन अकेले आया है, ठीक। तो अकेले आया है तो हम चेक करेंगे कि आगे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। शुगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि एक शुगर दो शुगर नहीं बोलते ना, 1 किलो 2 किलो ऐसे मेजर कर सकते हैं बट उसे गिन नहीं सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नन ऑफ द शुगर इज लेफ्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा। द रिच डैश ऑफन मिसअंडरस्टूड। अब यहाँ पे द रिच जो लगा हुआ है, ये सेम तरह का चीज है, नन बट द वाला हिसाब है। यहाँ पे द रिच, यहाँ पे अमीर लोगों को बोल रहा है। द रिच का मतलब है कि अमीर लोग अक्सर उनको गलत समझ लिया जाता है, तो अमीर लोग यानी प्लूरल, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है कोई वर्ड किसी सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है। द रिच मैन अगर होता तो द रिच मैन एक सिंगुलर हो गया, ठीक, क्योंकि हम एक अमीर आदमी से बात कर रहे हैं। द रिच मैन ड्राइव्स अ रेड कार, तो एक अमीर आदमी लाल गाड़ी चलाता है, तो वो वहां पे सिंगुलर हो गया। बट द रिच डैश मिसअंडरस्टूड, तो यहाँ पे द रिच पूरी कम्युनिटी ऑफ रिच पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कि अमीर लोग, तो लोग तो मतलब प्लूरल हो गया ना। तो द रिच आर ऑफन मिसअंडरस्टूड। क्वेश्चन 4, नन बट द ऑनेस्ट डैश ट्रस्टेड। अब यहाँ पे फिर से नन पहली बात कपल में आया है, तो नन बट द ऑनेस्ट, यहाँ द ऑनेस्ट सब ऑनेस्ट लोगों को, हर सच्चे लोगों को पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अपने दिमाग में इसको कैसे रीड करेंगे, नन बट द ऑनेस्ट पीपल आर ट्रस्टेड या वर ट्रस्टेड, जैसा भी आपका ऑप्शन होगा। नन ऑफ द अबव एडवाइस डैश यूजफुल। अब यहाँ पे नन अकेले आया, कपल में आया, अकेले आया है। तो और एडवाइस आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस मतलब आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो नन ऑफ द एडवाइस इज यूजफुल, ठीक है।
तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो ये एक एक्सरसाइज़ आप आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है, क्वेश्चन जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज़ में था वैसे आता है। बट आई विल रियली अर्ज यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये एक्सरसाइज़ भी आप एक बार ढंग से सॉल्व कर लें, ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम के तेज़ी-तेज़ी में वो मिस्टेक करना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं यहाँ एक और मैंने एक्सरसाइज़ बनाई है, आई विल नॉट सॉल्व इट पूरा, यहाँ पे पूरा मैंने आपको एग्ज़ाम्पल, सब्जेक्ट और कैसे इसको सॉल्व करना है पूरा समझा दिया है, सॉल्यूशन भी है। तो आप इसको प्लीज़ करें, इग्नोर मत करें, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और वर्ब क्या है और क्यों है आपको बताना है, ठीक है? तो जैसे कि नन बट द वाइज़ आर रिस्पेक्टेड, तो सब्जेक्ट क्या है? द वाइज़, यानी रेफर्स टू द वाइज पीपल, क्योंकि हर वो वाइज लोग, पूरी कम्युनिटी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने दिमाग में हम पढ़ेंगे नन बट द वाइज पीपल आर रिस्पेक्टेड। तो इससे हमको आसानी हो जाएगी वर्ब चूज करने में कि वाइज पीपल, बहुत सारे वाइज लोगों को की बात हो रही है, तो हमारा वर्ब होगा आर, क्योंकि सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वाइज पीपल, द वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वाइज पीपल को। वैसे ही नन ऑफ द मिल्क वाज स्पिल्ड, तो यहाँ पे नन अकेले है, तो हम देखेंगे मिल्क जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल है, तो वो सिंगुलर काउंट होगा, तो इसलिए हम वॉज चूज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इस तरीके से आप पांचों स्टेटमेंट्स को करिए, आपको बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, पॉज द वीडियो हियर, पॉज द वीडियो हियर एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो हियर एंड लुक एट द ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है तो प्लीज गो बैक, रिवाइज द रूल्स एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। उसके बाद हम अपने बाकी के रूल्स करेंगे, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी तक के रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, वरना आगे के रूल्स भी आपको उतने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि कई बार पुरानी चीजों में थोड़े ट्वीक्स होते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत करके उन पे बिल्ड करना होता है। नए रूल्स कई बार पुराने रूल्स कॉन्ट्रडिक्ट सा कर रहे होते हैं एट फर्स्ट ग्लांस। तो इसलिए इन सब चीज़ों में अगर आप नहीं फँसना चाहते, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वापस से ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज़ एक बार अपने आप करें, रूल्स रिवाइज़ करें एंड देन मैं आपसे मिलूँगी दूसरे वर्ब के वीडियो वर्ब्स के सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।